संदीप जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। सैम पित्रोदा को क्या हो गया है? बड़ी बदजुबानी कर रहे हैं आजकल और ऐसा उनका एक बयान आया है, पूर्वोत्तर के लोगों को वो चीनी बता रहे हैं, साउथ के लोगों को वो अफ्रीकी बता रहे हैं और कांग्रेस तो वैसे ही डूबी पड़ी है, अब उसे बिल्कुल तबाह करने पे तुले हुए हैं। दूसरी बात ये भी है कि ये होते कौन है भारतीयों के रंग-रूप के आधार पे उनकी तुलना विदेशियों से करने वाले? संदीप जी। दे देखिए सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जो इसका असली नाम है, उसको गवा के इसने अपना नाम सैम पित्रोदा वहाँ पे रख लिया था ताकि भारत के बाहर पहचान बन सके। होता है कई लोग निकनेम कर लेते, लेकिन इसने असली में ही पूरा नाम अपना ऐसा चेंज कर लिया है। इसकी विचारधारा आपने पहले भी देखी थी जब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई थी, वो भी इसी ने किया था। 2 साइड हैं, एक साइड में अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है इसको किसी ने कांग्रेस की सुपारी दे दी है, कि ये ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको बीजेपी उठा रही है और कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। चाहे वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का हो, उसमें जम के घेरा और फिर उसके बाद ये भेदभाव वाली बातें हों। जातियों वाली बात पहले से ही बीजेपी कैश कर रही है, वो सबको पता है क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही 50 साल से ही जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर ही वोट लेती आई है। जहां-जहां उनको लगने लगा कि अब हमारे हाथ से सब कुछ फिसल रहा है, उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने 1 साल भर से भी ज्यादा का इमरजेंसी लगा दी थी और बहुत सारी चीजें लोगों को पता है कि क्या-क्या उस टाइम पे हुआ था। लेकिन सैम पित्रोदा ने जो ये बात कही है कि साउथ के वहाँ के लोग अफ्रीकी लगते हैं, नॉर्थ इंडिया के गोरा कह लीजिए और बाकी चाइनीज़ लगते हैं, अलग-अलग तरीके की बातें। देखो, ये विचारधारा की लड़ाई है, बिल्कुल कांग्रेस ने सही कहा, इंडिया अलायंस बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि उनकी विचारधारा ही भेदभाव करना है। ये अलग-अलग टाइम पे ये दिखा चुके हैं। चाहे उसमें अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव भी आपने देखा होगा पहले जब चुनाव चल रहा था, उस टाइम पे पूछा गया कि आप प्रार्थना कर रहे हैं? वो कहते मैं भगवान का ठीक है, उनको मानता हूँ लेकिन पूजा-वूजा नहीं कर रहा। अच्छा आपकी बीवी? हाँ, वो भी मैं मानता हूँ, वो भी ऐसे ही करती हैं। उसके बाद जैसे ही चुनाव आया, अभी राम मंदिर का रंग चढ़ा, तो फिर वो बैठ गए वहाँ पे पूजा करने के लिए। राहुल गांधी का भी ऐसा ही है। राहुल गांधी भी चुनावी हिंदू बन जाते हैं और इनके एक और नेता केजरीवाल जो जेल में है, वो कहते थे मेरी नानी ने कहा कि यहाँ पे किसी की मस्जिद तोड़ के हम हमें अपना राम मंदिर नहीं बनवाना है। ये भी तो पूरा का पूरा जो इंडी गठबंधन है, वही उन सबकी विचारधारा यही है, कैसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और कैसे रंग के आधार पर भी भेदभाव किया जाए। अब कांग्रेस कह रही है अनुसूचित जनजाति, आदिवासी लोगों को बार-बार सामने लेके आ रही है, उनके भलाई के बारे में बात कर रही है। राजस्थान में जब हत्याकांड हुए, वहां पे रेप भी हुए अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ, तब प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई? बेटी कहती है ना नारा, बेटी हूं लड़की हूं लड़ बेटी हूँ, सकती हूँ। लड़ सकती हूँ। हाँ, लड़की उलट कर सकती हूँ बोला था ना, लेकिन वो वहां नहीं जाते। वो जाते कहाँ है? जहां पे बीजेपी का शासन होता है, वहां पे जाते हैं ये दिखाने के लिए कि हम लोग इन जातियों का भला चाहते हैं। इनका कहना है कि अभी मोदी जी है सारा अडानी अंबानी को दे रहा है, और इस पे मैं बता देता हूँ, मोदी जी ने अभी बयान भी दिया। उन्होंने कहा है ये लोग पहले कहते थे 5 उद्योगपति, उसके बाद पहले राफेल की बात, राफेल का मामला उड़ते ही फिर इन्होंने शुरू किया 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति के साथ इन्होंने बोलना शुरू किया अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, और अब जैसे ही चुनाव आया तो इन्होंने बंद कर दिया उन लोगों का नाम लेना भी, क्योंकि इनके पास ट्रक से भरे हुआ पैसा आ गया है, इसलिए इन्होंने बंद कर दिया। कितना पैसा मिला है बताइए? तो मोदी जी ने साफ बता दिया कि इनकी जो विचारधारा, ये लोगों में भेदभाव पैदा करना, प्लस पैसे कैसे लूटने हैं, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है, ऐसी ऐसी स्कीमें इन्होंने डाली हुई अपने मैनिफेस्टो में जिनका कोई सर पैर नहीं है। और ये सैम पित्रोदा जो भी गंगाराम जी हैं, ये इनका जो बयान आया है वो अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरीके से गुरु मान लीजिए राहुल गांधी के जो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का बंदा बैठ के बोल रहा है। जयराम रमेश एकदम से सामने आ गए और कह रहे कि भैया हम उससे किनारा करते हैं और हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, ये बोल दिया। लेकिन ऐसे बोलने हाँ। से नहीं होता। ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, कोई भी जाके वहां पे कुछ
कर देता है और फिर ये सफाई करते हैं। ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता लेकिन ये वही कर रहे हैं। पहले कीचड़ फैलाएँगे उसके बाद हैं सफाई ये कर इनके कुछ लोग रायता फैला देते हैं और अब कांग्रेस जो है रायता साफ करते-करते मुझे लग रहा है कि साफ होने को जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये लोग कह रहे हैं कि इनको ज़्यादा सीटें मिलेंगी इंडिया अलायंस को, ये बार-बार कह रहे हैं। आप इनकी डेस्परेशन देखिए, अभी मायावती ने जो उनका फैमिली मेंबर उसके पर काट दिए क्योंकि उनको लगा कि वो कुछ गलत चीज़ें कर रहा है, इसलिए सारे कैंपेन बंद कर दिए। अखिलेश यादव तुरंत कूद पड़े और कह रहे हैं कि मायावती को तो सीटें ही नहीं मिलेंगी, इसलिए आप लोग इंडी गठबंधन को वोट दीजिए। क्योंकि इनको पता है इनके पास वोट नहीं आ रहे हैं। ये कितना भी दावा करें कि हम लोग आगे बढ़त बना रहे हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई सामने है। अखिलेश यादव के साथ और भी जो लोग जो मंदिर में गए थे वहां पे जो इन्होंने नाटक किया था, वहां पे जो दलित समाज था उन्होंने कैमरे पे आके बोला हमने पूरे मंदिर को धोया है क्योंकि यहाँ पे अखिलेश यादव और उसके साथ और मुस्लिम लोग आए थे इसलिए हमने धो दिया है और इनको यहां से साफ कर देंगे अखिलेश यादव की जो भी इनकी पार्टी है। तो जनता जब सामने आके खुद कह रही है, आप सोचिए आपने किसी कांग्रेसी को देखा है जो ऐसे दिखा रहा है और कह रहा है कि ये देखिए हमने कांग्रेस को वोट दिया। जो भी लोग आपको दिखाई देंगे वो अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने भाजपा को वोट दिया। क्योंकि जो एक 400 पार का नारा दिया था ना उससे ये बौखलाए हुए हैं। अब राहुल गांधी की बौखलाहट का एक और चीज देख लीजिए। चंपन सोरेन जो अभी वहां के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। छत्तीसगढ़ के, राइट? अभी ये वहां पे सभा में गए और उनको कैसे एक तरफ से पीछे करके और आगे निकल के वो अपने आप में दिख रहा है कि कैसे अपमानजनक चीज कर रहे हैं। तो राहुल जी। गांधी की फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलने लगी है। अब थोड़े दिनों में बाद अगर ये ऐसा कर देते हैं स्क्रीन पे खड़े होके जो इनके माथे पे चंदन वगैरह लगा के इनको तैयार करके मेकअप रूम में रेडी करके भेजा जा रहा है बाहर, ये बात करते-करते गुस्सा आ जाए, उसको पोंछ के निकल जाए सभा से, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, इनको ग्राउंड रिपोर्ट मिलती है कि कितनी सीटें जीत रहे हैं, कितनी सीटें नहीं जीत रहे हैं। और बाकी चीज़ें आप लोगों के सामने कि सैम पित्रोदा जैसे ये स्टार प्रचारक उभर कर आए हैं बीजेपी के लिए आई थिंक। तो कांग्रेस का पत्ता तो बिल्कुल साफ है, मुझे नहीं लगता कि 100 तक भी पहुँचेगी कांग्रेस, बड़ा बहुत मुश्किल है। 100 तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की। 50 भी अगर कहें ना तो मुझे तो 50 पे भी भरोसा नहीं है। अब जो इनका बयान है उस पे असम और मणिपुर के मुख्यमंत्री भी बड़े नाराज़ हैं और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पे स्टेट किया है कि सैम भाई, मैं उत्तर-पूर्व से हूँ और मैं भारतीय जैसा ही दिखता हूँ। हम हुँ। एक विविधतापूर्ण देश से हैं और हम अलग दिख सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। अपने देश के बारे में थोड़ा-सा समझ लो, ज्ञान ले लो। बिल्कुल, ये देखो हेमंत बिस्वा। ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये भेदभाव पैदा कर रहे हैं लोगों में। जब कुछ बातें आई थी कि कई लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, चाहे वो सिक्किम, मणिपुर, उधर उस तरफ के लोग थे, तो तब ये कांग्रेस एक बार को बीजेपी को घेरने के चक्कर में सामने आई थी कि ये देखिए इनको चाइनीज़ बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन इनके अंदर वो विचारधारा भरी पड़ी है, इनके सामने अगर कोई भी आ जाता है, तो ये उसको इसी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। इनकी विचारधारा में रंग, जाति, धर्म इनके आधार पर भेदभाव हमेशा से होता आया है। ये दिखाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर इंसान के जो चीज़ होती है, जो उसका अ, बोलते हैं ना काम करने का तरीका, रहने का तरीका, वो अपने आप दिखाई दे जाता है। शायद इसलिए सैम पित्रोदा की ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं। संदीप जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। सैम पित्रोदा का कुछ नेचर ही ऐसा रहा है और आपने ये तो और भी अच्छी बात कही है कि इन्होंने सुपारी ले ली है कांग्रेस की। इन्होंने सबसे विवादित बयान दिया था 2019 में। उस समय इन्होंने नरेंद्र मोदी की आलोचना की और कहा कि सिख दंगों के लिए जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब क्या है 84 का? भाजपा ने 5 साल में क्या किया? तो इनको पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या किया, दंगे क्यों हुए? मैं इस पे आपकी टिप्पणी लेना चाहूँगी।
देखिए, मोदी जी ने सिखों के लिए जो किया है, वो किसी ने भी नहीं किया है। आप जगदीश टाइटलर की बात ले लीजिए या और किसी भी जिन लोगों के भी नाम आए थे, उनकी बात कर लीजिए। मोदी जी ने मेक श्योर किया है कि जो लोग इन दंगों के पीछे थे, उनको सज़ा मिले। अभी तो और भी होंगे और गिरफ्तार भी होंगे, औरों पे भी कार्रवाई होगी। प्लस उन्होंने कैसे पंजाब में जा रहे थे, वो लाखों करोड़ों रुपए की योजना के लिए पैसा देने के लिए उनको रास्ते में रोका गया ब्रिज पे। कैसे उनकी हत्या की साजिश थी उस टाइम पे। तो आप सोचिए जो सिख समाज के लिए मोदी जी ने किया है, उसको कुछ लोग खालिस्तानी ग्रुप, मैं अभी कांग्रेस की भी बात नहीं करूँगा कि कांग्रेस इतना सपोर्ट करता है खालिस्तानी ग्रुप को, क्योंकि वो केजरीवाल का डिपार्टमेंट है, खालिस्तानियों को सपोर्ट करने का। तो जब मोदी जी इतने लाखों करोड़ों की योजना दे रहे हैं, उसके बाद वो मेक श्योर कर रहे हैं जिन लोगों ने दंगे करवाए थे, उन लोगों को जेल भेजा जाए, उनको सजा मिले। अब जो करतार साहिब वहाँ पे ये जो अभी खुला था, वो किसने करवाया था? क्या कांग्रेस ने कभी कोशिश की थी? कभी कोशिश नहीं की थी, वो मोदी जी की वजह से ही हुआ था। तो चाहे ये कितना भी बरगलाने की कोशिश करें, सिखों को या फिर किसी भी जाति को, सैम पिट्रोडा जैसे, कांग्रेस के जैसे जनता अब समझ चुकी है। जनता आप देख लीजिए, वहाँ पे जो इकलौते एमपी जो आम आदमी पार्टी के भी थे, वो भी आ गए भाजपा में। देखा? जो वहाँ पे और भी जो 2 इनके आई थिंक एमएलए थे कुछ, वो भी वहाँ पर आ गए, बीजेपी में काफ़ी शामिल लोगों हो ने गए। बीजेपी जॉइन की है। जी। काफ़ी लोगों ने बीजेपी जॉइन की है। तो ये लोग क्या कहते हैं कि इनको ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। देखो, ये ज़बरदस्ती नहीं होता। कई लोग होते हैं कांग्रेस में, जैसे अभी राधिका जी को ले लीजिए आप। कितने सालों से 15 साल से भी ज़्यादा हो गए थे जिन्होंने अभी रिज़ाइन किया है। वो उनकी मीडिया की हेड रही थी। मुझे एग्ज़ैक्टली याद जी, नहीं आ रहा। कांग्रेस की तो मीडिया राधिका जी, हेड। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? भारत जोड़ो यात्रा। सब लोग एक बात कर रहे थे जब भारत जोड़ो यात्रा में एक वीडियो सामने आई थी जिसमें राहुल गांधी के पैर लड़खड़ा रहे थे। और उस टाइम पे मैंने भी ट्वीट किया था कि ये बंदा नशे में है। अब क्या बताया उन्होंने कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनको फ़ोन किया जा रहा था, उनसे पूछा जा रहा था, मैडम आप कौन-सी ब्रांड लेंगी? आपके रूम में वहीं पे भिजवा दी जाएगी। आप बस बताइए, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रखी जाएगी। बार-बार उनसे ये पूछा जा रहा था और लोग भी वहाँ पर पी रहे थे। तो आप सोचिए, जो भारत जोड़ने के लिए बैठे हैं, वो ऐसे अय्याशी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लोग अब समझने लगे हैं कि कांग्रेस जो दिखा रही है, उसमें से कुछ भी सच्चाई नहीं है। देखो, अगर जो बड़े-बड़े वादे किए हैं, कुछ लोग इससे ये भी सोच रहे हैं, यार कहीं इन लोगों को वोट ना मिल जाए। मैं अपनी बात बताता हूँ आपको, मैंने पोस्ट भी किया कल। क्या पोस्ट किया मैंने? अगर इंडिया अलायंस जीत गया तो मैं नौकरी छोड़ के यहाँ ऑस्ट्रेलिया से अपना सब कुछ बेच के भारत आके और मैं बन जाऊँगा मॉन्क। अगर ये इंडिया अलायंस जीत गया तो सेव कर लो इस ट्वीट को। मैंने ये ट्वीट किया है क्योंकि मुझे पता है ये लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जिस डर में कई लोग वोट भी देने नहीं जाते, कई लोग अपना छुट्टियां मनाने चले जाते हैं ये सोच के कि कोई बात नहीं मोदी तो जीतेगा। तो इसलिए ये लोग ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। इनका काम बस एक है कि कैसे जो सीटें आएँगी ना, उनको कम किया जाए। जीतने का तो दूर दूर तक नहीं, आपने खुद कहा 50 आ जाए मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है 50 तो इनकी आ जाएँगी, 60 तक आराम से पहुँचेंगे ये, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा इनका 100 तक का नहीं हो पाएगा। लेकिन इनकी आ गई 60 आई, कुछ इंडिया अलायंस की मिला के ही टोटल मेरे ख्याल से 100 आंकड़ा 120-30 तक पहुँचेगा। ज़्यादा ही ड्रैग हो गया तो 150 तक, वो भी बहुत असंभव स्थिति है। नहीं तो 120 के आसपास का जो मुझे लग रहा है वो इनका आ सकता है। तो ये तो अपने आप में साफ-साफ दिखाई देता है कि ये लोग किस तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भला हो ऐसे-ऐसे लोगों का, मैं उनको ना मैंने गाली दी ना कुछ कहा, मैं तो कह रहा हूँ ये बंदा एक और नया स्टार प्रचारक जुड़ गया 2024 में बीजेपी के लिए, जो ऐसी-ऐसी चीज़ें बोल रहा है, जिनको हाथों-हाथ लिया जा रहा है और फिर उसके बाद जनता तक उसको पहुँचाया भी जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोग बयान देते रहें तो बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। बयानबाज़ी तो इन दिनों इस तरीके की कांग्रेस में चल रही है कि देखिए जो
मिस्टर करकरे थे अ, बॉम्बे में जो अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, दुनिया हुँ। को पता है कि उसके पीछे कौन था। 26/11 की बात कर रही हूँ मैं। उसके पीछे पाकिस्तान था। लेकिन उसके लिए भी वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो गोली लगी थी उन्हें वो आरएसएस के किसी पुलिस वाले की लगी थी, ये पुलिस कह रहे हैं। वाले की लगी थी। तो हुँ। ये मतलब ये तो हद हो गई ना, जो शहीदों को जो गोली लग रही है वो भी जो बैठ के गिन रहे हैं। तो शहीदों ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि हमारी शहादत के बाद ये लोग ये भी देखेंगे कि हमें गोली किसने मारी। देखिए, इन लोगों को शहीदों की, फौजियों की जान की कोई परवाह नहीं है। अगर इनको परवाह होती, तो आप देखिए कैसे चाहे वो कारगिल हो, चाहे वो बार-बार पाकिस्तान कैसे आके हमले करता था, तो अपने हमारे सैनिकों की कितनी जानें जाती थी। हमारे सैनिकों की जो मौत होती थी, उसमें अभी बताया जा रहा था 60 टू 70% तक की कमी आई है। हालाँकि अभी भी वो इधर-उधर से छोटे-मोटे हमले होते हैं, लेकिन 60 टू 70% कमी आई है। जो हमले होते थे वो लगभग 80% तक कम हो गए हैं, जो छुट-पुट चीज़ें होती थी। तो जो काम एक-एक इंसान की जान की कीमत मोदी जी ने लगाई है, आप सोचिए यूक्रेन में लोग फँसे हुए थे। पाकिस्तानी भारत का झंडा लगा के अपने गाड़ियों के आगे वहाँ से निकल गए, ये वीडियो में था, ये किसी ने बताया नहीं है। तो एक तरफ मोदी जी जो एक-एक जान की कीमत उनको पता है, दूसरी तरफ कांग्रेस, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बालाकोट पे जो भी हमारे एयर स्ट्राइक करते हैं, उन पे ये लोग सवाल उठाते हैं। फौजियों की मौत से इनको कोई मतलब नहीं है। संसद पे जब हमला हुआ था, कैसे कुछ पत्रकार लोग वहाँ पे घुसे हुए थे, एक-एक चीज़ की जानकारी वहाँ तक पहुँचाई जा रही थी, वो भी देखा था सब लोगों ने। उसके पीछे की जो भी स्टोरी है, उस टाइम पे कौन न्यूज़ चैनल था, ये सबको पता है। तो इन लोगों को भारतीय जवानों के जान की कोई कीमत का परवाह नहीं है। हालाँकि बेशक ये कह रहे हो एक बार अगर हमारी सरकार आ गई, अग्निवीर को हम डस्टबिन में डाल देंगे। ये दिखाने के लिए, अरे भैया तुम लोगों ने पहले कोई ऐसी स्कीम क्यों नहीं लाई? पेंशन बढ़ाना वो ज उनके लिए जो नई बंदूकों की व्यवस्था की जा रही है, हमारे देश में ही बन रही है। तुमने अगर इतनी परवाह की होती तो पहले क्यों नहीं बन रही थी? भारत सिर्फ इम्पोर्ट करता था आज के टाइम पे लाखों करोड़ों रुपए के हथियार, मिसाइलें भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। कभी इन्होंने सोचा था? ये लोग कहते हैं कि मिसाइलों की जगह अगर हम करते तो वहाँ पे स्कूल खुलवा देते, ये कर देते। इन्होंने भारत के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया, चाहे वो आप फाइनेंशियली कह लीजिए, चाहे लोगों की वैसे भलाई के लिए कह लीजिए, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जाति, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव करना सिखाया है। चाहे उसमें हमारे नौजवान हों, चाहे हमारे दलित हों, चाहे फिर मुसलमान भी हों। मुसलमानों को ये क्यों बार-बार ये जो अपीज़मेंट की राजनीति करते हैं, क्यों करते हैं? अगर वो पढ़ लिए तो इनकी मंशा जान जाएँगे, वो इन लोगों को वोट देंगे नहीं। अब पढ़े-लिखे कुछ लोग जो मुस्लिम हैं, वो आप देखिए जैसे शहजाद पूनावाला हैं, वो है ना भारतीय जनता पार्टी में जी, आ गए जी। हैं, वो कांग्रेस में ही थे और भी बहुत सारे जी, ऐसे नाम हैं। तो जो जी, पढ़े-लिखे इंसान होंगे, वो हमेशा ये देखेंगे कि सही क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। बेशक बीजेपी का साथ ना आएँ, लेकिन बिल्कुल। वो ये सोचेंगे कि भलाई के लिए क्या है देश की, बस वो सोचेंगे। जी, जी। आपकी स्क्रीन चली गई थी। हुँ। संदीप जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि सैम पित्रोदा ने जिस समय बालाकोट में भारतीय सेना द्वारा एयर स्ट्राइक की थी, उसपे भी इन्होंने बदजुबानी की थी, विरोध किया था। तो क्या ये कांग्रेस ने ऐसे लोगों को इसीलिए पाला हुआ है? ये देखो सिर्फ सेना पे हमला ही नहीं, वो इनका काम ये था कि कैसे दिखाया जाए कि मोदी एक कमज़ोर नेता है। वो भारत की रक्षा नहीं कर सकता। तो सिर्फ सैम पित्रोदा थोड़ी, उसमें आप देख लीजिए केजरीवाल भी था और भी कांग्रेस के कई नेता थे। वहाँ कश्मीर में बैठे हुए वो अब्दुल्ला भी थे। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खुद कहा था कि भैया हमला जो बालाकोट में हुआ है, उसके पीछे साजिश है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमारे जवान मर गए हैं और मोदी जी आप हमला कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। आप देखिए किसी भी कंट्री में आप अमेरिका हो, यूएस हो सॉरी अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या बाकी कोई भी देश हो, ऐसा जब देश की सुरक्षा पे बात आती है ना, वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं, यूनिटी बन जाती है।
लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं, अगर हमने यूनिटी दिखा दी तो ये पता लग जाएगा कि यार इसकी सरकार में ही हो रहा है। भैया तुम लोगों ने पहले सरकार में किया क्यों नहीं? इन्होंने कभी भी राष्ट्रीयता की जो भावना है उसको ऊपर लाने का काम किया ही नहीं। ये सारे घुसे रहे घोटालों में, कहाँ किसको पैसा कमाना है, किन चीजों में। अब कह रहे कि भाई ऑलरेडी स्वास्थ्य के लिए तो जो मोदी जी ने स्कीम चलाई हुई है आयुष्मान, वो ऑलरेडी है, तुम फ्री में क्या करोगे फिर? कह रहे कि हम अलग से करेंगे, एक इस पे मेम भी बनाया हुआ है कि हम अलग से करेंगे, हमें पता है कि वहां से भी कैसे पैसा निकालना है। कॉमनवेल्थ घोटाला सबको पता है। ऐसे इतने बड़े-बड़े स्कैम हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन बालाकोट जैसे जहां पे देश के सम्मान की बात आती है, हमारे देश के फौजियों की बात आती है, वहां पे ये सवाल उठाते हैं। अब आप सत्यपाल मलिक जी को भी देख लीजिए, वो भी सवाल उठाते हैं। वो जाट है, मैं भी जाट हूं, फिर भी मैं हमेशा जाके उन पे कमेंट जरूर करता हूं। उनके जो अधूरे सपने थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के, वो मोदी जी ने पूरे नहीं होने दिए। इसीलिए वो टीस है उनके अंदर, और वो अभी तक सामने दिखती है। चाहे वो उन्हीं के एक दोस्त हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो चाहते थे फाइनेंस मिनिस्टर बनना, उनको कुछ दे दिया था, उनको भी नहीं दिया। वो भी मोदी को गाली बकते हैं। यानी कि अगर आपको कुछ दे दें तो आप फिर मोदी का गुणगान करोगे, नहीं तो आप गाली बकोगे। तो ऐसे लोग देश के लिए कैसे सोच सकते हैं? आप सोचिए, इनको सिर्फ और सिर्फ पदों का लाभ है। और इसीलिए सैम पिटोदा जैसे, ये इसने एक डिजिटल डायरी का भी आविष्कार किया था 1975 में। और इसका प्लान था, इंदिरा गांधी से भी मिले, उस टाइम नहीं मिल पाए थे, लेकिन राजीव गांधी से मिले थे उस टाइम पे। फिर राजीव गांधी ने बोला था कि हम क्वांटिटी बढ़ाने की बजाय कि कितने ज्यादा हमारे यहाँ पे वो हो, उसकी बजाय हम रेंज बढ़ाते हैं और हमारे यहाँ पे ही लोग मौजूद हैं। वो अधूरी कहानी सी रह गई थी, लेकिन शायद इनके भी दिल में कोई टीस रह गई है। और ये इसीलिए ऐसी ऐसी बातों को करते हैं। आप सोचिए, एक इंजीनियर बंदा ऐसी ऐसी बातें करेगा जो जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, जो जाति की बात करेगा, जो बात करेगा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, और किस तरीके से वो संपत्ति को डिवाइड कर दिया जाएगा, उसकी मानसिकता कैसी होगी? ये लोग ऐसे होते हैं कि एज में पहुंचने के बाद इनका काम होता है कैसे अपने देश को नीचा दिखा के एक नेता को वापस लाना है। ये नहीं सोचते कि हम जहां-जहां पे हमारी सरकार है वहां पे हम अच्छा काम करें, उसको मजबूत करें और वो काम फिर पेश करें, और राज्यों में भी जिसके बेस पे सरकार बने। ये सोचते हैं। वो एक कहावत है ना कि आप अगर ऊपर नहीं चढ़ सकते तो ऊपर वाले की टांग खींच लो ताकि वो नीचे चला जाए। तो ये वही काम कर रहे हैं आई थिंक अपने आप में। और ये जवान हो कोई भी हो, सबके लिए इनके दिल में कोई प्यार, कोई भावना नहीं है। हम अभी बात कर रहे थे कि कांग्रेस की सुपारी ली हुई इन्होंने, लेकिन कांग्रेस का जो बड़ा फेस है, राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि जो भारतीय यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ जो कुलपति हैं, उनकी जो नियुक्तियाँ होती हैं, उसके लिए आरएसएस से पूछा जाता है। तो ये इस तरीके की बातें मतलब इनके दिमाग में कहाँ से आती हैं? पूरा एक ट्रांसपेरेंसी होती है, जिस समय नियुक्तियाँ होती हैं। तो ये ऐसी बातें करके क्या साबित करना चाहते हैं संदीप जी? देखिए, ये लोगों के दिलों में ज़हर भर रहे हैं, दिमाग में ज़हर भर रहे हैं। इनको उससे कोई म इनको पता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता। ये प्लेटफ़ॉर्म तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं अगले चुनावों का। ये ज़हर भरना यहाँ से चालू कर रहे हैं ताकि 5 साल तक इन चीज़ों को फिर ये पकड़ के रहें। जैसे इन्होंने 5 साल तक अंबानी-अडानी का रखा, अब भूल गए। वैसे ही ये ज़हर भर रहे हैं ताकि जो निचला वर्ग है, वो ये सोचे। एक एग्ज़ाम्पल दिया था इसने, कहता है कि अगर आप सोचिए, मैं अगर पेपर सेट कर रहा हूँ और वो किसान हो आप, तो आप फेल हो जाएँगे, और आप सेट करोगे तो मैं फेल हो जाऊँगा, तो आप क्यों नहीं सेट करो? यानी कि जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, जो-जो बड़ी-बड़े हमारे विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे इनका कहना है कि जो ऊँचे पदों पे होते हैं, यानी कि ऊँची जाति से इनका मतलब है, वो लोग पेपर ऐसा सेट करते हैं ताकि निचली जातियाँ जो ये बात कह रहे हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसको शायद पता नहीं है, जितने जितने भी हमारे आईएएस ऑफिसर वगैरह वो सब होते हैं, उनमें ज़्यादातर हमारी निचली जातियों के लोग ही होते हैं, और वो होशियार भी होते हैं, उनको इसके समर्थन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो ज़हर इसलिए भर रहे हैं ये, ताकि ये किसी तरीके से बाँट सकें।
एससी, एसटी, आदिवासी, ये इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये क्यों कहते हैं बार-बार एक्स-रे करेंगे हम? एक जाति का एक्स-रे करेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल एक्स-रे करेंगे। उसके आधार पर इनको ज़हर फैलाना आसान हो जाएगा। इसलिए जनता को आई थिंक ये समझना चाहिए कि ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो ज़हर फैला रहे हैं, ये एक टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ यार ठीक है, पता चल जाएगा कौन कितनी जातियाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोग ये नहीं समझ रहे कि कैसे ये ज़हर उगल के उसी बेस पे कैसे प्रोपेगेंडा चलाएँगे। बाहर से जो निवेश होता है, सोरोस जैसे लोग जो बैठे हैं, फिर वो इन्हीं कामों में पैसे लगाएँगे ताकि जातियों के आधार पर लोगों को बाँट के और भारत में फिर दंगे भी होंगे और देखना किस तरीके से लोग एक-दूसरे से नफ़रत भी करने लगेंगे। ये वही काम ये कर रहे हैं। बहुत सही कहा आपने और बहुत बड़ी बात कही है और यही सैम पित्रोदा हैं, जिन्होंने शुरुआत कर दी थी, विरासत वाला जो मैटर था, उसको लेकर के कम कांग्रेस की थू-थू हुई है। मतलब सब तरफ बात हो रही है। इस बात को लेकर के विदेशों में भी चर्चा हो रही है। ज़रा लगे हाथों उस पे भी कमेंट कर दीजिए। किसकी सैम पित्रोदा की बात कर रहे हैं आप? जी, जी, जी। हुँ। सैम वो पित्रोदा ने ही शुरुआत की थी ना हुँ। विरासत वाली, जिसको बाद में हाँ, इन्होंने बिल्कुल, इन्होंने इन्होंने ही शुरुआत की थी और बाहर भी लोग देखो, बाहर मैं यहाँ पे भी जिन लोगों से भी मिलता हूँ, यूएस के भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों को भी जानता हूँ। सभी लोग यही कह रहे हैं कि किस तरीके से ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का ये 50-50% की जो बात कर रहे हैं, ये अपने आप में एक मज़ाक है। मैं कह रहा हूँ घर पे भी जो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये अगर 50% से दे दें, यानी कि आप कमा रहे हो औरों के लिए। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वहाँ से ऐसी-ऐसी कंट्रीज़ से आके मुस्लिम बसे हुए हैं। अब हम यहाँ पे जॉब करते हैं, हम टैक्स भरते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सिर्फ़ मैं ये नहीं कहूँगा वही लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो हमारे टैक्स का पैसा खाते हैं। वो कैसे खाते हैं? वो जॉब नहीं करते, तो गवर्नमेंट उनको पैसे देती है। यहाँ पे ये सिस्टम होता है कि पैसे मिलते हाँ, हैं अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो। वो पैसा मिलता है, वो लोग फिर कैश में काम करते हैं, तो ये पैसा भी लेते हैं, वो पैसा भी लेते हैं और फिर अगर कोई मर गया, मान लो कि बहुत बड़ा बिलियनियर मर गया, तो फिर उसके भैया पैसे 50% करके फिर वो भी सब लोगों में ऐसे ही लोगों में बँटेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो बता रहे हैं, ये वैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, लेकिन ये जो कांसेप्ट जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इनकी सरकार बन भी गई ना, ये करेंगे नहीं। ये सिर्फ़ झूठे सपने दिखा रहे हैं और लोगों में भारी आक्रोश भी है इस वजह से। देश में कहो, विदेश में कहो, बड़े-बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। ज्ञानी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कांग्रेस के साथ कभी ना कभी रहे हैं, वो भी इन पे थूक रहे हैं कि ये बात कैसी कर रहे हैं? मतलब अपने आप को सीट तुम्हारी मिलनी वैसे ही मुश्किल हो रही है और गड्ढे में गिरते जा रहे हो। तो 2-3 पहलू हैं इनके, मैं बता देता हूँ। एक राहुल गांधी है, वो क्या कर रहे हैं, वो ज़हर फैला रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से सीटें कम की जाए। उसके बाद फिर बीच में ये लोग आ जाते हैं, सैम पित्रोदा जैसे, ये लोग आके बीजेपी का थोड़ा-सा बीच में काम आसान कर देते हैं। एक और तरफ इंडी अलायंस के कुछ लोग हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव आ गए, उन्होंने बोल दिया कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए सारा। तो ये अपने आप में कन्फ्यूज़ हैं। एक बार ये अगेंस्ट जा रहे हैं, फिर ऐसी बात कर देते हैं जो इन्हीं के अगेंस्ट चली जाती है, फिर वो ऐसी बात कर देते हैं, सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो असल में ये इंडी अलायंस इसलिए किसी को ना समझ में आ रहा है, ये करने की कोशिश क्या कर रहे हैं और ये बात है ना इनको भी पता है। 4 जून को देखना आप जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ये एक-दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए नज़र आएँगे और फिर ये फिर से बयानबाज़ी एक-दूसरे के खिलाफ स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सही कहा आपने 4 जून को बहुत चीज़ों का खुलासा होने वाला है। तो लेट्स वेट फॉर 4 जून तब तक देखते हैं क्या-क्या होता है। संदीप जी आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय बहुत-बहुत भारत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।